अगला है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, याद रखिएगा साहब, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री, यमुनोत्री आपको पता है कि जो यमुना नदी यहीं से निकलती है, तो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग, नाम क्या है, सिलक्यारा सुरंग। मतलब सीधा बात है कि उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड का, वहां पर यमुनोत्री जो जगह है उत्तरकाशी जिला में यमुनोत्री, वहां पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग था उसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सुरंग बना हुआ था। ठीक है, ऐसे काम चल ही रहा था, बन ही रहा था, आधा ही बना था और बन ही रहा था वो सुरंग। ठीक है, और उस सुरंग का नाम था सिलक्यारा सुरंग। क्या नाम था, सिलक्यारा सुरंग। तो इसी के, क्योंकि सुरंग बन रहा था जिसमें मजदूर तो काम करता होगा ना, तो इसमें क्या हो गया कि ये फंस गया, सारे मजदूर उसमें फंस क्यों गया, क्योंकि वहां पर भूकंपीय झटका आया था जिसके वजह से ये पूरा जो है ना ढह चुका था। क्या हो गया था, ये पूरी तरह से ढह चुका था। ढहने के कारण पूरा जो है ना व्यक्ति वो फंस गया था, जो भी मजदूर था। 17 दिन से फंसा रहा, कितना, 41 मजदूर, 41 मजदूर 17 दिन तक उसमें क्या रहा, फंसा रहा, भूखे प्यासे उसमें। समझ आए कि नहीं है। और फिर बाद में जाकर के 28 नवंबर 2023 को इसको सुरक्षित जो है सो निकाला गया। मतलब वो सुरंग में फिर छेद करके, हॉल करके एक पाइप डाला गया और पाइप के माध्यम से फिर उसको बाहर निकाला गया। और वो भी बहुत रिस्की था क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा था कोई मजदूर, और इसी वजह से दिख नहीं रहा था। तो अगर हॉल करता तो गहराई कितनी है नहीं है, किसी व्यक्ति के माथा में होल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब बहुत रिस्की था। लेकिन एक भी व्यक्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ और सारे व्यक्ति को क्या कर लिया गया, बाहर निकाल लिया गया। ठीक है, चलिए अब देखिए बात आई सिलक्यारा सुरंग का, तो इसका महत्व समझिएगा। सिलक्यारा बरकोट सुरंग केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, इन सारों का और बद्रीनाथ के धार्मिक तीर्थ स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार करना है। हेलो, हाँ ठीक ठीक ठीक, चलिए सुधार करना है। अब समझिएगा, देखिए आपको पता है कि हमारी जो अभी सरकार है वर्तमान में, ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का सरकार है। नहीं, आप देखते कोई काम हो या नहीं हो, लेकिन धर्म वाला काम को क्या करना है, प्रायोरिटी देना है। तो अभी क्या हुआ था, देखिए कि 4 धाम के बारे में सुनते होंगे, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, 4 धाम में ये आते हैं। ठीक है, तो चारों धाम का जो रास्ता है ना वो अलग अलग है। ठीक है, तो एक्चुअली होता है क्या कि जब व्यक्ति घूमने जाता है उस हिस्सा में तो प्रयास करता है कि चारों धाम घूम करके आए, लेकिन एक्चुअली है क्या कि चारों का रास्ता दुर्गामी रास्ता है, अलग अलग रास्ता है। पहाड़ होने के कारण मान लीजिए कि ये चाहता तो ऐसे आ सकता था, इस धाम से यहाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए पर्वत है, तभी क्या होगा, इस तरह से ऐसे करके तब घूम करके आएगा ना, तो दूरी अधिक हो जाती है, जिसके कारण इसका पर्यटन का बढ़ावा कम मिलता है। मतलब लोग एक ही धाम जा करके और परेशान हो जाता है, फिर लौट आता है। इसी लेकर के चारों धाम घूम पाए, इसी लेकर के ये सिलक्यारा बरकोट सुरंग बनाया गया था, ताकि सुगमता हो जाए और रास्ता आसान हो जाए, दूरी कम हो जाए और चारों धाम लोग घूम पाए। इसी वजह से इसको बनाया गया था। ठीक है, और इसको बढ़ावा देने के लिए इस सुरंग की निर्माण किया गया था। और इस सुरंग की जो लंबाई थी 4531 मीटर, 4531 मीटर का था। और इस तरह से इस सुरंग को फिर से क्या कर दिया गया, तोड़ा गया और फिर से अब इसका निर्माण होगा। ठीक है साहब, चलिए ये बातें ध्यान में रखना है। तो क्योंकि ये 41 मजदूर फंसा हुआ था और ये 4 धाम से जुड़ा हुआ चीजें हैं साहब, तो हो सकता है कि पूछने की संभावना बन सकती है। चलिए अगला है साहब, काफी VVI बिहार के एग्जामों के लिए बिहार सरकार ने बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक विधान मंडल से नवंबर 2023 में पारित कर आरक्षण की दायरा को बढ़ा दिया है, तथा इसका समर्थन भाजपा भी किया है। क्योंकि उस समय विपक्ष में कौन था, भाजपा था। तो भाजपा तो आप जानते हैं कि आरक्षण विरोधी माना जाता भाजपा को। ठीक है, तो क्योंकि बिहार में जब आरक्षण की बात हो रही थी तो सारे पार्टी आरक्षण के सपोर्ट में था, लेकिन बीजेपी सपोर्ट में नहीं थी, वही पास पहले होने नहीं दे रही थी। लेकिन बिहार का जो जातिगत राजनीतिक है, बिहार का जो राजनीतिक अभी भी है ना, वो जाति पर आधारित है।
तो बीजेपी को ये लगा कि अभी अगर आरक्षण का हम विरोध करते हैं तो बिहार में राजनीतिक जो है जाति आधारित है, तो अगले बार क्या होगा कि क्योंकि आरक्षण वाला ही लोगों का क्या है, संख्या अधिक है, तो हमें नुकसान हो जाएगा, इसीलिए करके ये भी क्या किया, समर्थन कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब देखिए आरक्षण बढ़ा करके किसका कितना आरक्षण किया गया है, समझिएगा। ये हर जाति का वर्ग हो गया, पहले कितना आरक्षण था, अभी अब कितना आरक्षण हो गया। कई बार सवाल ये भी पूछ सकता है कि बिहार सरकार हाल ही में बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक ला करके अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ा करके कितना कर दिया है, ये सवाल पूछा जा सकता है। या फिर अनुसूचित जाति जनजाति का कितना किया गया, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो अनुसूचित जाति का देखिए पहले था 16%। ठीक है, अब जो हो गया कितना प्रतिशत, 20%। ठीक है, अनुसूचित जनजाति पहले था इसका 1%, अब जो हो गया है 2%। कितना प्रतिशत हो गया है, 2%। ऐसे इसकी आबादी के हिसाब से बहुत ज्यादा है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग का जो था पहले था 12%, अब जो हो गया है 18%। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको हम लोग ईबीसी बोलते हैं बिहार में, इस वर्ग में 18% पहले था, अब इसको बढ़ा करके कर दिया गया 25%, क्योंकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग ही बिहार में सबसे अधिक है। ऐसे यादव उसी में आता है, तो यादव की संख्या इस जाति में भी सबसे अधिक संख्या किसका है, अत्यंत जाति में अगर पूछा जाएगा सबसे अधिक जाति किसकी है बिहार में, तो यादव का है। 14.7 या 5%, 14.5 के आसपास है। वो आपके करंट अफेयर में भी लिखाए हुए हैं कितना प्रतिशत का है। ठीक है, क्या बोले, और अत्यंत पिछड़ा का प्रतिशत कितना कर दिया गया है, 25%। पहले कितना था, 18 था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अगला क्या है, ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का पहले कितना था साहब, 10 था, अब 10 को बढ़ा करके कितना किया गया है, 10 ही किया गया है। क्योंकि ये क्या, ईडब्ल्यूएस, ये इसका मतलब हो गया जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इकोनॉमिक रूप से क्या है, पिछड़ा हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा कि फॉरवर्ड को भी 10% आरक्षण दिया गया है, 10% आरक्षण दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि फॉरवर्ड को सरकार, केंद्र सरकार 10% आरक्षण इसलिए दिया है, कहता है कि फॉरवर्ड में भी बहुत लोग गरीब हैं। फॉरवर्ड का मतलब जो भूमियार हो गया, लाला हो गया, ब्राह्मण हो गया, ठीक है, इस उच्च जाति को, उसको भी 10% केंद्र सरकार आरक्षण दे दिया है। ठीक है, कि जो गरीब भूमियार है या गरीब जो है सो लाला हो गया, ब्राह्मण हो गया, तो उसको 10% उसके गरीबी के आधार पर क्या करिए, आरक्षण दीजिए। ठीक है, उसी को ईडब्ल्यूएस कहा गया। ठीक है, जो इकोनॉमिक से रूप से पिछड़ा हुआ, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस जो बनाया गया था वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए बनाया गया है। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आरक्षण केवल भूमियार, राजपूत या ब्राह्मण को दिया जाएगा। केवल यही बताया गया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग समाज में हैं उनके लिए 10% आरक्षण है विशेष रूप से। तो इस आर्थिक रूप से जब बात हुई तो आर्थिक रूप में तो सब आ जाएगा ना, तो उस 10% में भी सभी को मिलना चाहिए। समझ रहे, एक याचिका दायर हुआ है क्योंकि वो स्पेशल किसी भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण को नहीं मिला है, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मिला है। इसीलिए करके इसमें सभी व्यक्तियों को शामिल किया जाए जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। चलिए, ये बातें कही गई है। चलिए साहब, तो इसका इतना ही, 10 का 10 ही रखा गया। कुल मिलाकर के अगर जोड़िएगा तो बिहार में आरक्षण का जो दायरा हो गया है वो 75% हो गया है। चलिए अगला है साहब, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा जारी 2022 में सड़क दुर्घटना में 11.9% की वृद्धि हुई है। पूरे भारत में सड़क दुर्घटना जो है उसका परिवहन मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया, उसमें कहा गया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 11.9% सड़क दुर्घटना में क्या हो गया, गप नहीं करना है, वृद्धि हुआ। समझ आई बात की नहीं है, 11.9% वृद्धि हुआ पिछले की अपेक्षा सड़क दुर्घटना में। चलिए कोई बात नहीं, वृद्धि तो होगा ही, सब लहरिया कट मारेगा तो क्या होगा, वृद्धि तो होगा ही, है कि नहीं। चलिए, सब रहता पूरा लहरिया कट मार ले।
और पीछे में अगर कोई मोहतरमा हो गई, लहरिया कट छोड़ के फररिया कट मार लेता है, बताइए। ना ना ना, ये स्कूटी, हाँ सही बात बोले, एकदम सही बात बोला है, स्कूटी के चक्कर में रहता है, एकदम सही बात बोले। क्योंकि आगे आगे कोई स्कूटी से जाती है, नहीं नहीं, इंडिकेटर की बात नहीं, स्कूटी की बात आप ठीक बोले, लेकिन तथ्य आप गलत दे रहे हैं। तथ्य ये है कि स्कूटी से आगे आगे जा रही है, और जो मोटरसाइकिल से लड़का पीछे जाएगा ना, वो आगे नहीं देखेगा, स्कूटी देखेगा। मैंने स्कूटी का मतलब समझ गए होंगे। स्कूटी वाली को तो स्कूटी क्यों देखेगा, स्कूटी को देखते रहता है, समझ में कि नहीं? तो इसीलिए करके दुर्घटना थोड़ा अधिक हो जाता है, समझ कि नहीं? तो 11 पॉइंट कितना प्रतिशत सवाल पूछा जाएगा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा परिवहन मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत का सड़क दुर्घटना में वृद्धि हुई है, जिससे इसकी संख्या बढ़ करके कितना हो गया? 4,61,312। इतना एक्सीडेंट का केस हुआ, दुर्घटना का। ठीक है साहब, 1 साल की बात बोल रहे हैं साहब, हाँ 1 साल की, ठीक है। तथा दुर्घटना से मृत्यु जो हुआ है 1,68,491, ये हो गया मृत्यु हुआ, ये हुआ टोटल दुर्घटना, माने मर भी गया और क्या कहते घायल भी हो गया, लंगर लूल भी हो गया, टूट फट गया, तो वो हो गया कुल मिलाकर कितना? 4,61,312। लेकिन एक के बार जो क्षुद्र ग्रह पे पहुंच गया उसकी संख्या कितना है? 1,68,491। सीधा कहां पहुंच गया? क्षुद्र ग्रह पे। चलिए ठीक है। अब देखिए सबसे अधिक एक्सीडेंट कहां हुआ है? यूपी में। कहां हुआ है? यूपी में। कितना हुआ है? 8479। दूसरा स्थान पर कौन है? तमिलनाडु 5975। अच्छा, बिहार जो रहा है 7वां स्थान पे, बिहार जो रहा है 7वां स्थान पर 3953। तो बिहार वाला जरूर याद रखिएगा, 7वां स्थान पर, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है साहब। चलिए आगे बढ़े क्या? चलिए, और आपको पता है कि बिहार में याद रखिएगा कि मृत्यु दर अधिक है, माने एक्सीडेंट किया ना तो सीधे मरिए जाता है, घायल कम बचता है, समझ नहीं है? हाँ, मृत्यु की संख्या अगर पूछा जाए तो यूपी में। चलिए, हरियाणा सरकार के द्वारा पास किया गया निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के मूल निवासी के लिए 75% के आरक्षण को हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। अब समझिएगा साहब, देखिए बिहार सरकार जो है ना, कितना ढकलोल है, इतना ढकलोल है कि सरकारी नौकरी में भी 75% या 80% आरक्षण बिहार के लोगों को नहीं देता है कि नहीं? जबकि दूसरा राज्य केवल 10% देता है सरकारी नौकरी में, कहीं कहीं तो देता भी नहीं है। मतलब अगर वैकेंसी निकली है ना 100, तो आप बिहार के, मान लीजिए झारखंड में 100 सीट निकला है, आप बिहार के बच्चा है तो 10 सीट पर आप लड़ सकते हैं, चाहे आप 100 में 100 नंबर कहीं ले चलाए, लेकिन 10 सीट पर आप फाइट कर सकते हैं। पूरे बिहार का नहीं, पूरे भारत का लोग केवल 10 सीट के लिए लड़ेगा। 90 सीट में कितना नंबर ले आइए, आपका रिजल्ट नहीं होगा। समझ आई कि नहीं है? कहने का मतलब ये हुआ। और बाकी 90 सीट बचा है, केवल झारखंडे वाला का होगा। लेकिन बिहार सरकार जो है ना, यहाँ ना, हाँ साहब अब जुड़ गए हैं उसमें। पहले बिहार सरकार था, बिहार साहब हो गए हैं, बिहार का मुख्यमंत्री हो गया, साहब भी उसमें जुड़े हुए हैं, तो बिहार साहब हो गया, ठीक है। तो बिहार में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है साहब, 100 सीट है ना, तो बाहरियों आकर के 100 सीट पर लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देखते हैं टीचर वाला में क्या हुआ, बाहरी आकर के भर दिया है। देखिए हरियाणा वाला कितना बढ़िया है कि ये तो नौकरी में 10% देवे क्या, सरकारी में, प्राइवेट में भी कहता है, प्राइवेट कंपनी को देखते हैं कि बच्चा को नहीं होता है सरकारी नौकरी, दिल्ली पंजाब चल जाता है, ITI करके, पॉलिटेक्निक करके, कम से कम कंपनी में काम करके कमा लेता है। अब हरियाणा और पंजाब सरकार करा नहीं साहब, उसको कंपनी को 75% तुम हरियाणा वाला लोग को नौकरी दो, 25% बाहरी को दो, अब 75% से कम हरियाणा वाला को रखा तो हर कंपनी का लाइसेंस रद्द कर देंगे। अब बताइए, देखिए वहां का जो सरकार है कैसे वहां के लोगों के लिए एकदम पूरा प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लगा दिया है। अब बिहार वाला देखिए, मकई की रोटी साग खाता है, सुतल रहता है, कहता सब आओ सब घर, बताइए देख रहे हैं? किस बिहार में? बिहार में बस 1-2 और बचल है, बाकी लगभग सब में हो गया है। आपके बिहार SSC में होले है, BPSC में होले है,
टीचर वाला में होले है लगभग लगभग सबका, समझ में आया कि नहीं है? तो चलिए, खाली आप लोग जो है ना, जब चुनाव होता है फालतू में जिंदाबाद मुर्दाबाद, है कि नहीं, हैदराबाद इलाहाबाद सिकंदराबाद करते रहते हैं, है कि नहीं? तो फालतू में करते हैं, क्या मिलता है? आरक्षण खत्म कर देता है यहाँ का, बताइए। चलिए, हरियाणा जब ये लागू किया ना हरियाणा सरकार, तो पंजाब और हरियाणा जो उच्च न्यायालय है इसको रद्द कर दिया, बोला नहीं नहीं, क्योंकि भारत के संविधान, ये क्या बताया जानते हैं? भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है समता का अधिकार, और यह संविधान भारत का है ना कि हरियाणा का है। सबको समानता का अधिकार है, सबको समान अधिकार मिलेगा साहब, सब भर्ती हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अनुच्छेद 16 कहता है, आर्टिकल 16, अवसर की समता का अधिकार, अवसर की समता, सबको समान अवसर मिलेगा साहब, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, खाली हरियाणा वाला को नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो भारत का जो संविधान 14 है और 16 है आर्टिकल, इसका उल्लंघन हो जाएगा, इसीलिए करके इसको जल्दी खत्म करो, समझ में आया कि नहीं है? चलिए, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, रोक दिया है उसको। अच्छा, ये विधेयक जो पारित हुआ था, कब हुआ था? 2 मार्च 2021 को ही पारित कर लिया था, 2021 में पारित करके बैठा था हरियाणा वाला, समझ कि नहीं है? अभी जो है 2024 में इसको बोला रोक रोक रोक, अभी रोक। चलिए, अगला है 31 अक्टूबर। आपको पता है 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। एकता दिवस किनके जन्म दिवस पर? वल्लभ भाई पटेल, इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, 31 अक्टूबर को हर साल, याद रखिएगा साहब, ठीक है। तो 31 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ, कौन सा पथ? कर्तव्य पथ, ठीक है, कर्तव्य पथ। अच्छा, कर्तव्य पथ किसका नाम बदल के क्या गया था? राजपथ, ठीक है, राजपथ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ से आजादी के अमृत महोत्सव समारोह की समाप्ति की घोषणा पीएम मोदी के द्वारा किया गया, और उसी दिन मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। पूछा जाएगा कि मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म की शुरुआत कहां से हुई? नई दिल्ली से। कब शुरू हुई? 31 अक्टूबर 2023 को, 31 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि अमृत काल जो चलेगा 2047 तक। अभी हम लोग किस युग में जी रहे हैं? अमृत युग में जी रहे हैं। क्या हो रहा है? अमृत युग। और 47 जब होगा, हम लोग तो बूढ़ा हो जाएंगे, तो बीजेपी वाला सरकार दूध बूंद सबको अमृत पिला करके मोक्ष की प्राप्ति करवा देगा, है कि नहीं? है कि नहीं? ये अमृत काल क्या होता है बताइए? यहाँ नौकरी के लिए लोग है बेहाल, लेकिन फिर भी अमृत काल, बताइए, नौकरी के लिए परेशान है। एलपी की वैकेंसी 5,500 निकलती है, लेकिन चल रहा है अमृत काल, बताइए। तो यहाँ यूपी पुलिस का जो पेपर लीक होता है, उसका जो शिक्षा मंत्री होता है, वो पहले कहता है क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, अब फिर जब विद्यार्थी धरना देता है तब उसको कूटा जाता है, अब फिर जाकर के मुख्यमंत्री आकर के कहता है कि एग्जाम कैंसिल। एक बात बताइए, जब आप ही का मंत्री जो है वो कहता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, या अफवाह फैलाया जा रहा है, और पेपर में छपता है, और जब विद्यार्थी धरना देता है तब उसको कूटते हैं, और तब मुख्यमंत्री आकर के कहता है हाँ लीक हुआ है, कैंसिल, 6 महीना के अंदर लीजिए। बताइए, आपका मंत्री सही बोला कि आपका मुख्यमंत्री सही बोला? बताइए। और जब आपका मुख्यमंत्री सही बोला तो छात्र को क्यों कूटा गया, ये पहले बताइए। तो ये कुटाई काल चल रहा है। कौन सा? कुटाई काल। हाँ, पेपर लीक करेगा, आंदोलन करिएगा, कुटाई अभियान चलेगा, समझ रहे? हम लोग नेता को चुनवे इसीलिए करते हैं, हम जिसको चुनते हैं वही हमको ढूंढते हैं, चाहे नेता हो या बीवी, हमारी कहाँ सुनते हैं, है कि नहीं? समझ कि नहीं है? तो नेता को भी हम चुनते हैं और उसको भी चुनते हैं, और दोनों मिलके ढूंढते हैं, एक को बात हमारे सुनते हैं। तो पीएम मोदी के द्वारा झारखंड के खूंटी से
जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की गई। सवाल ये पूछा जाएगा, देखिए कौन चीज कहाँ शुरू हुआ है, बस यही याद रखिए। उसमें क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इससे कोई बहस आपको नहीं है। सवाल वो पूछा भी नहीं जाएगा, इसलिए नहीं पूछा, कुछ देवेगा तब न पूछा जाएगा। बात तो यहाँ ये है, बस यहाँ रखिए। अच्छा गलत बोले, मेरा युवा भारत, मेरा युवा भारत कहा दिल्ली से शुरुआत हुआ, 31 अक्टूबर को शुरुआत हुआ 2023 को। लेकिन इसमें क्या किया जाएगा है कोई रोड मैप नहीं है ना, तो बस यही याद रखना, मेरा युवा भारत शुरू हुआ। कौन किए हैं? पीएम मोदी किए, 31 अक्टूबर 2023 को किए। बस इतना ही बात याद रखना। बढ़िया कि कुछ देते नहीं है, तो जी और बढ़ जाता, कुछ याद रखना पड़ता। आप समझते नहीं फायदा कितना है इससे। कुछ अगर नहीं दे रहे इससे बहुत फायदा होता है। फायदा ये होता है अगर कुछ देते तो याद रखना पड़ता कि क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे, इस योजना में क्या क्या प्रावधान है, फिर आपको दिक्कत हो जाता है। इसलिए वो आप लोग के भला के लिए ऐसा करते, कुछ देते ही नहीं, केवल नाम रख लेते। समय की नहीं है, हाँ तो बहुत सोचता, सरकार आपके लिए बहुत सोचता है। तो देखिए रेलवे की वैकेंसी क्यों नहीं दे रही है? रेलवे की वैकेंसी देगी, फिर आप कैसे घूम फिर पाइएगा, है कि नहीं? तो हम बिना टिकट बताइए, इसीलिए करके अभी कितना बढ़िया, अभी यूपी गए एग्जाम दिए, है कि नहीं? एग्जाम कैंसिल हो गया, है कि नहीं? एग्जाम कैंसिल हो गया, तो एग्जाम कैंसिल हो गया। और देखिए फायदा कितना हुआ आप लोगों को, आप पैसे अयोध्या नहीं जाते घूमने के लिए, अयोध्या चले गए घूमने के लिए। देखिए कितना जीडीपी में कितना बढ़िया विकास हुआ, देख रहे हैं? तो आप वहाँ गए, अयोध्या गए, वहाँ घूमे और उसके बाद कुछ खाए पिए होंगे। आप समझिए 48 लाख बच्चा वहाँ पहुँचा है। अगर मान लीजिए कि 100 रुपया मिनिमम अगर वो खाया होगा, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे जीडीपी में कितना योगदान है, ठीक है ना? और इसके अलावा ये भी जोड़ लीजिए कि अगर ऑटो रिक्शा से या यूपी में किसी भी वाहन से अगर आप सफर किए होंगे और एवरेज 100 रुपया मान लिया जाए, तो 100 रुपया खाने का, 100 रुपया घूमने का, वाहन का, तो 200 रुपया, तो कुल मिलाकर के आप 48 लाख से गुना कर दीजिए। देखिए कि उत्तर प्रदेश के जीडीपी में कितना ग्रोथ हुआ है, बताइए। तो एग्जाम का कैंसिल होना, ये बताइए जीडीपी में योगदान देने के बराबर है या नहीं, है ना? क्योंकि अगर एक बार उतना पैसा आया है और फिर से एग्जाम होगा तो फिर आप उतना पैसा देंगे। तो बताइए जो देशद्रोही है वही बोल सकता है कि एग्जाम रद्द क्यों हुआ या क्वेश्चन आउट क्यों हुआ। जो देशभक्त है, जो राष्ट्रभक्त है, वो ये कहेगा कि एक वैकेंसी निकालिए और 10 बार उसको कैंसिल करिए ताकि 10 बार जीडीपी बढ़ पाए। समझ में कि नहीं? तो इतना फायदा है इसका। और आप लोग झूठे हल्ला करते यूपी के सड़क पे कि एग्जाम कैंसिल करिए, है कि नहीं? तो बुझे नहीं करते, कभी जीडीपी के बारे में सोचा करिए। इसलिए कहते हैं कि पढ़िए लिखिए, इकोनॉमिक्स समझिए। तो समझ गए? हाँ, बिहार पुलिस, हाँ, जितना बार रद्द होगा समझिए कि वो देश के विकास में योगदान कर रहा है। समझ गए? उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? जनजातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारना, ठीक है? जनजातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारना। अच्छा, इसमें लागत कितना होगा देख लीजिए, 24,104 करोड़, इतना इसका लागत है। अब कौन सी सुधारेगा वो जाने, हमको नहीं पता है। और शुरुआत होगा तब 15 नवंबर 2023, याद रखिएगा। और 15 नवंबर को क्या है बताइए तो? झारखंड का स्थापना दिवस, और इसी दिन मनाया जाता है आदिवासी दिवस, और इसी दिन बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर को, झारखंड की स्थापना दिवस 15 नवंबर को, राष्ट्रीय आदिवासी दिवस 15 नवंबर को, ठीक है? इतना बातें आप लोगों को ध्यान में रखना। चलिए, बहुत बढ़िया। अफगानिस्तान 23 नवंबर 2023 से भारत में अपने दूतावास को अस्थायी रूप से क्या कर दिया? बंद कर दिया, तथा दूतावास संबंधित सभी परिसंपत्तियां भारत सरकार को सौंप दिया है, जिसमें दूतावास भवन, बैंक अकाउंट एवं वाहन भी शामिल है। मतलब अफगानिस्तान में आपको पता है कि तालिबान की सरकार है, और हम लोग तालिबान सरकार को अभी तक सरकार की मान्यता नहीं दी है, क्योंकि हम लोग भारत सरकार तालिबान को आतंकवादी समझता है। और स्वाभाविक बात है कि तालिबान एक आतंकवादी संस्था भी है। और आपको पता होगा कि अभी से कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले, ये तालिबान वहाँ की सरकार को
गिरा करके क्या वहां पर कब्जा करके, और वहां का जो राष्ट्रपति था वो भाग गया था, ठीक है। और फिर वो आतंकवादी संस्था वहां पर सरकार चलाना शुरू कर दिया। तो आतंकवादी संस्था जो है ना, वो तालिबान, वो चाह रहा है कि जो देश हमें मान्यता देगा सरकार का, उसी के साथ हम रिलेशन रखेंगे। लेकिन भारत सरकार सब दिन जो है सो तालिबान को आतंकवादी समझता है, क्योंकि भारत में भी किसी न किसी प्रकार की गतिविधि को जारी रखने में वो कश्मीर में हाथ था तालिबान का। इसीलिए करके हम लोग तालिबान को आतंकवादी मानते हैं। आतंकवादी संस्था है ही वो, ऐसा नहीं कि नहीं है ही, बस वो कब्जा कर लिया, वहां पर सरकार चला रहा है। तो भारत सरकार उसको, तालिबान सरकार को, जो आतंकवादी एक तरह समझिए सरकार है, आतंकवादियों के द्वारा चलाया जा रहा है सरकार, उसको मान्यता नहीं दिया कि आप सरकार में, लोकतांत्रिक सरकार में। तो इसी वजह से अफगानिस्तान की जो सरकार है वो कहना चाह रही है, तालिबानी सरकार, कि जब भारत हमें सरकार की क्या कहते हैं मान्यता नहीं दे रहा है, तो हम भारत के साथ रिलेशन क्यों रखें। इसीलिए करके वो अपना दूतावास को भारत में क्या कर दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया। और बोला कि भारत सरकार हमें सहयोग नहीं कर रही है, हमें सरकार की मान्यता ही नहीं दे रही है, हम भारत सरकार के साथ कैसे रिलेशन में रहें, कैसे हम लोग सहयोग करेंगे। इसीलिए करके दूतावास बंद कर दिया है, और जो भी परिसंपत्तियां थी उसका वो भारत सरकार को क्या कर दिया, सौंप दिया। क्योंकि दूतावास जब बनता है तो सारे खर्च, भवन, वाहन, बैंक अकाउंट्स, ये सारे जो है ना भारत सरकार उसको मुहैया कराती है। किसी भी देश को, दूसरे भी देश में हमारा जाता है राजदूत, उसको भी वो देश करता है मुहैया, तो इस प्रकार से करता है। तो ये सारे जो भवन था, बैंक अकाउंट था, वाहन जो भी शामिल था, जो भी सुविधा इसको मिला हुआ था, भारत सरकार को सौंप करके पूर्ण रूप से कहाँ चला गया, वो अफगानिस्तान चला गया, बंद कर दिया। पूछा जाएगा हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से पूर्णतः बंद कर दिया। दूतावास ने दूत प्लस आवास, किसी भी देश का दूत जहां रहता होगा, दूत मैंने समझते हैं राजदूत, राजदूत बोलते हैं इसे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं। इसका काम जानते हैं क्या होता है एम्बेसडर का। जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी सरकार से बात करनी है, मान लीजिए जैसे कि भारत सरकार हो गया, ठीक है, भारत, और मान लीजिए पाकिस्तान, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक पाकिस्तान का राजदूत चलाया कहाँ, भारत, और भारत का राजदूत कहाँ रहेगा, पाकिस्तान, ठीक है। अब देखिए राजदूत का काम क्या होता है, एक तरह से मैसेंजर होता है। जैसे कि मान लीजिए कि पाकिस्तान का कुछ आतंकवादी आया, भारत में बम फोड़ दिया, ठीक है। हम भारत सरकार को लगा, पता चल गया कि पाकिस्तान के लोगों का काम है, तो अब पाकिस्तान को कहेंगे ना कि तुम्हारा आतंकवादी देखो बम फोड़ दिया है, तुम्हारा हाथ है इसमें। तो भारत सरकार सीधा पाकिस्तानी सरकार से बात नहीं करेगी, वो किससे बात करेगी, वो इसका जो पाकिस्तानी एम्बेसडर है ना, इसको आकर के बोलेगा कि देखो ये सबूत मिला है, इसको देगा। ये फिर बात करेगा किससे, पाकिस्तानी सरकार से। या पाकिस्तान में भी भारत का जो एम्बेसडर है, पाकिस्तान को कुछ भी कहना होगा तो एम्बेसडर को कहेगा, एम्बेसडर फिर किसको बोलेगा, भारत सरकार को बोलेगा। मतलब सीधा बात भारत सरकार से हर बात में नहीं हो पाता है, समझ आया कि नहीं है। तो इसी को कहा जाता है एम्बेसडर, राजदूत कहा जाता है, ठीक है। किसी भी तरह का चाहे व्यापार की बात हो या किसी भी तरह की बात हो, तो वो किसको कहा जाता है, राजदूत को कहा जाता है। एक तरह से समझिए कि ये पाकिस्तान का प्रतिनिधि हो गया, यहाँ जो भारत में रहेगा, और भारत का जो रहेगा वो भारत का प्रतिनिधि हो गया। समझ में आई बात की नहीं आई, ये चीज होता है राजदूत। क्लियर हो गया बात है। तो ये जो है ना, जैसे कि अब मान लीजिए कि जो पाकिस्तान का राजदूत भारत आ गया, तो भारत में पाकिस्तान का राजदूत आएगा ना, तो इसको रहने के लिए भवन, बैंक अकाउंट्स भारत का बना देगा, वाहन देगा, बॉडी गार्ड देगा, जितने भी खर्चा होगा वो सब भारत सरकार देगा। और पाकिस्तान में जब रहेगा भारत का, तो वो पाकिस्तान वाला देगा। समझ में आई बात की नहीं है, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। समझ में आ गई बात है। तो वो उसी को कहा जाता है दूतावास, जहाँ पर राजदूत रहता है। समझ में आई कि नहीं है। उसको बंद करके क्या हो गया, वो चला गया। चलिए अगला है भूटान का राजा। भूटान का राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, क्या नाम है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है। भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर आए, जिसमें कई समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, ठीक है। तो भूटान का राजा कौन है, क्या बोलेंगे, थ्री इडियट में है, किसमें है, वांगचुक, थ्री इडियट में है ना। याद रखिएगा, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, क्या बोलेंगे, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है। 2-4 बार बोलिएगा तो नाम याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके साथ कई समझौता हुआ। इस समझौते में क्या क्या था देखिएगा कि 120 मेगावाट की
पुनात छांगछू, क्या नाम है? पुनात छांगछू 2 परियोजना में गति लाना। मतलब पूछा जाएगा कि पुनात छांगछू परियोजना किन दो देशों के बीच समझौता हुआ? क्या बोलेंगे? भारत। कितना मेगावाट की बिजली होगा? 120 मेगावाट। ठीक है, तो ये बोला गया कि इसमें क्या लाया जाए? गति लाया जाए, थोड़ा स्पीड से काम किया जाए। ठीक है, हाँ, जगह का नाम है क्या? असम होगा, असम। हाँ, असम के कोकराझार, क्या नाम है? कोकराझार से भूटान के गेलेपू तक रेल लिंक 58 किलोमीटर का बनेगा। तो याद रखिएगा कि हाल ही में भारत और भूटान के बीच में कितने किलोमीटर का रेल लिंक बनेगा? तो 58 किलोमीटर का। कहाँ से कहाँ जाएगा? तो असम का जगह है कोकराझार। क्या नाम है? असम के जगह का नाम है कोकराझार। तो कोकराझार से भूटान का है गेलेपू। क्या नाम है? गेलेपू। यहाँ तक क्या हो जाएगा? ट्रेन जाएगा। समझ में आई बात की नहीं है? याद रखिएगा इस बात को, ये समझौता हुआ। इसके अलावा असम के मेडिकल कॉलेज में भूटानी छात्रों की सीटों में क्या किया जाए? वृद्धि किया जाए। मतलब भूटान का जो छात्र है ना, वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भारत आता है। तो इसमें जो असम का जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें भूटान के छात्रों को उसमें आरक्षित सीट किया गया, उसको आरक्षण दिया गया सीट को। तो इस सीट में वृद्धि किया जाए, ये बातें जो है सो इसके जब राजा आए तो बोले कि हमें सीट को बढ़ाया जाए भूटानी छात्रों के लिए, और इस पर भी समझौता हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हाल ही में किस देश के लिए असम के मेडिकल कॉलेज में छात्रों की संख्या की सीटों की वृद्धि की गई थी? पूछा जाएगा पुनात छांगछू परियोजना किन दो देशों के बीच है? भूटान के बीच। भूटान की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? बहुत बढ़िया। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को हाल ही में यूएनओ के लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष बनाया गया। साहब याद रखिएगा कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये गिरीश चंद्र मुर्मू जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, उनको अभी क्या बनाया है? लेखा परीक्षक का पैनल जो होता है उसका क्या बनाया है? उपाध्यक्ष बनाया है। बात आई नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन किस अनुच्छेद 148 में। और एक तरह से ये सरकार के धन का क्या होता है? सरकार के धन का रक्षक होता है। सरकार के धन का रक्षक होता है। सरकार का जो भी धन होता है सबका लेखा जोखा रखता है कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। चल, इतना बात आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कैमेन आइसलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया आदि देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जबकि बुल्गारिया को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए क्या बोले? पाकिस्तान बाहर, हाँ वो भी बाहर हो गया ग्रे लिस्ट से। देखिए 3 लिस्ट होता है, एक ग्रीन लिस्ट होता है, एक ग्रे लिस्ट होता है, एक ब्लैक लिस्ट होता है। ग्रीन लिस्ट में उस देश को रखा जाता है जो आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये, ग्रे लिस्ट में वो रहेगा जो आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहा है, मतलब आतंकवाद को संरक्षण नहीं दे रहा, आतंकवाद को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे सारे जो देश है, बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, सब ग्रीन लिस्ट में आता है। ग्रे लिस्ट में वो होता है जिसको पैसा, बड़ा बड़ा जो देश होता है ना, शक्तिशाली देश, वो देता है उस देश को पैसा कि आप आतंकवादी से लड़िए। ठीक है, तो उसको रखा जाता है ग्रे लिस्ट में। ठीक है, और वो लड़ता है तब, लेकिन आपको पैसा दिया गया आतंकवादी से लड़ने के लिए, और आप क्या करते हैं कि उस पैसा को गलत जगह यूज करते हैं। आपके विकास काम के लिए दिया गया कि आप अपने देश को विकास करिए, लेकिन आप आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वैसे देश को ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? लिस्ट में ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में अंतर क्या होगा? जैसे कि ब्लैक लिस्ट में अगर डाल दिया गया ना, तो कोई भी देश से अगर वो कर्जा लेना चाहेगा तो उसको कर्जा नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं देगा उसको कर्जा। समय बात के लिए ग्रे लिस्ट में रहेगा तो कर्जा उसको मिल सकता है, और जो ग्रीन लिस्ट में है वो कर्जा देवे करता, अपने वो पैसा वाला देश होता है। समय बात के लिए इस बात को ध्यान में रखना है। तो अभी जो है सो किसको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया? तो याद रखिएगा आइसलैंड को, पनामा को, जॉर्डन को और अल्बानिया को। हाल ही में अल्बानिया में आयोजित 70 kg स्पर्धा अंडर 23 विश्व चैंपियन कुश्ती में
चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऋतिका हुड्डा बनी है। कौन बनी है? ऋतिका हुड्डा। तो याद रखिएगा कि ऋतिका हुड्डा का संबंध किस खेल से है? क्या बोलेंगे? कुश्ती से। और पूछा जाएगा कि हाल ही में अंडर 23 विश्व कप चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? क्या बोलेंगे? अल्बानिया में। और इसमें पहली भारतीय महिला कौन बनी है जो इसको जीती है? याद रखिएगा, ऋतिका हुड्डा। क्या रखेंगे? ऋतिका हुड्डा। देख लीजिए साहब, ऋतिका हुड्डा ही है। चलिए आगे बढ़े। क्या बोले? बाल आपको बाल नहीं देखना है, ठीक है? आपको ये देखना है कि ऋतिका हुड्डा जो है ना कुश्ती में चैंपियन बनकर के आई अल्बानिया से, ठीक है? 70 kg ग्राम भार में। याद रखिएगा इस बात, ठीक है? चलिए, कांजित युद्धाभ्यास। कांजित युद्धाभ्यास 2023। युद्धाभ्यास मतलब समझते हैं युद्ध की प्रैक्टिस। तो युद्ध का अभ्यास जो होता है उसी को युद्धाभ्यास कहते हैं। और ये कांजित युद्धाभ्यास अलग अलग देशों के साथ अलग अलग युद्धाभ्यास होता है। जैसे कि कांजित युद्धाभ्यास हो गया, नाम से पता था KAZ कजाकिस्तान हो जाएगा, और IND इंडिया, नाम से नहीं पता चल रहा है कांजित। तो पूछा जाएगा कि कांजित युद्धाभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच हुआ? क्या बोलेंगे? भारत और कजाकिस्तान के बीच। भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो मेघालय के उन्नाव में। कहाँ हुआ है? मेघालय के उन्नाव में। इतना बातें आप लोगों को याद रखिएगा। और किस प्रकार का यह थल सेना का युद्धाभ्यास है? कैसा है ये? थल सेना का युद्धाभ्यास है। इस बात को ध्यान में रखना है। और भी देखिए कई युद्धाभ्यास अलग अलग देशों के बीच होता है, जैसे कि सूर्य किरण नेपाल। अभी आपको जस्ट यूपी पुलिस में पूछा गया था, तो भारत और किसके बीच? युद्धाभ्यास में लगभग भारत शामिल होता है, वही पूछा जाता है। तो भारत प्लस किसके बीच? भारत प्लस नेपाल के बीच। भारत प्लस नेपाल के बीच। याद रखिएगा साहब। इसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि बताइए कि मित्र शक्ति किसके साथ रहता है? बांग्लादेश। मित्र शक्ति बांग्लादेश। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। श्रीलंका। भारत प्लस श्रीलंका। श्रीलंका। संप्रीति युद्धाभ्यास। संप्रीति अगर पूछा जाएगा, संप्रीति युद्धाभ्यास, तो भारत प्लस बांग्लादेश। बांग्लादेश। अगर मैत्री युद्धाभ्यास पूछा जाएगा, मैत्री भारत प्लस बांग्लादेश। याद रखिएगा साहब। अगर पूछा जाएगा वरुण गरुड़, वरुण गरुड़ और एक्स युद्ध शक्ति। एक्स युद्ध शक्ति पूछा जाए तो ये सब किसके साथ? फ्रांस के साथ होता है। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा अगर पूछा जाए व्रज प्रहार, व्रज प्रहार संगम, ठीक है? एक युद्धाभ्यास नाम ही है सर, शक्ति लगा युद्धाभ्यास, ठीक है? युद्धाभ्यास क्या बोले? एक्स शक्ति लिखे, शक्ति में इंडोनेशिया से एक्स युद्ध शक्ति। एक्स युद्ध शक्ति। तो वज्र प्रहार संगम और युद्धाभ्यास ये सब किसके बीच हो जाता है? USA के साथ। किसके साथ? USA के साथ। अगर पूछा जाएगा हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड, ये किसके साथ होता है? तो ये हो जाता है चीन के साथ। हैंड टू हैंड ये चीन के साथ होता था, अभी नहीं हो रहा है। धर्म गार्जियन पूछा जाएगा, धर्म गार्जियन, तो ये किसके साथ होता है? भारत प्लस जापान के साथ। याद रखिएगा साथ। मालाबार अगर पूछा जाए, मालाबार युद्धाभ्यास क्या बोलेंगे? भारत प्लस जापान प्लस USA प्लस और कौन है? कौन देश? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है साहब, इन चारों देशों के साथ होता है। नाइट डेजर्ट किसके साथ होता है? नाइट डेजर्ट, डेजर्ट बताइए। भारत, फ्रांस और यूएई, ठीक है, इसके बीच आता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है साहब, चलिए ये सब लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सब लिख लेना है, ऐसे आपको हर करंट अफेयर में लिखा मिलेगा। चलिए अगला देखिएगा, पैरा एशियाई खेल 2023। देखिए जहां पर पैरा लिखल रहेगा ना, तो समझ जाएगा कि वो किसी ना किसी प्रकार से वो विकलांग है, दिव्यांग है।
चाहे वो हाथ से हो, पैर से हो, किसी न प्रकार से क्या है, विकलांग है। ठीक है, तो विकलांग जो व्यक्ति होता है उस वैसे खिलाड़ियों का जो खेल होता है उसको पैरा बोला जाता है। ठीक है, तो पैरा एशियाई खेल 2023 पूछा जाएगा। सबसे पहला चीज ये है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ? चीन के झांगझोउ में। कहाँ हुआ? चीन के झांगझोउ में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। भारत इसमें 111 पदक जीता है साहब। कितना जीता है? 111 पदक। और इसमें एशियाई खेल में सबसे अधिक पदक जीता गया भारत के द्वारा 111 ही है। ठीक है, इससे पहले 107 था। और स्थान कौन मिला है? फिर भी इनको 5वां स्थान भारत को मिला है। 111 पदक जीत करके 5वां स्थान मिला है। 29 गो स्वर्ण पदक जीता गया है, 31 गो रजत पदक जीता गया है और 51 जो है सो कांस्य पदक जीता गया है साहब। इतना बात आप लोगों को ध्यान में रखना। ठीक है, प्रथम स्थान पर तब कौन रहा है? जहां आयोजन हुआ चीन में 521 पदक के साथ, 521 पदक के साथ 214 इसमें गोल्ड जीता है, 167 सिल्वर यानी रजत और ब्रॉन्ज जो जीता है कितना? 140। 20 से ब्रॉन्ज, ऐसे सिल्वर, रजत यानी और इसमें गोल्ड हो गया स्वर्ण पदक। ठीक है, याद रखिएगा। पैरा एथलीट कहाँ हुआ? चीन के झांगझोउ में हुआ। पहले स्थान पे कौन रहा? चीन रहा। कितने पदक के साथ रहा? 521। भारत का स्थान कौन सा रहा? 5वां। कितने पदक के साथ रहा? 111। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हमारा साहब, बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए फ्रांसीसी सरकार की ओर से सेवियर डांस आर्ट्स, सेविलियर डांस आर्ट्स एंड डेंस लेटरेस की उपाधि से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, ये फ्रांस के कला के क्षेत्र में दिया जाता है। सेविलिया डांस आर्ट्स एंड द डेंस लेटरेस, ये उपाधि दी गई है किसको? ऋचा चड्ढा को। किसको दिया गया है? ऋचा चड्ढा को। ठीक है, किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। याद रखिएगा साहब, यही है ऋचा चड्ढा। ठीक है साहब, बात आई कौन दिया है? फ्रांस दिया है। कौन दिया है? फ्रांस दिया है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है साहब? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। ठीक है, और फ्रांस के पेरिस को क्या कहा जाता है? सूरा एवं सूरियों का देश। सूरा एवं सूरियों का देश, या बोल सकते हैं सुंदरियों का देश। सूरा एवं सुंदरियों का देश। ठीक है, याद रखिएगा साहब, सुंदरियों का देश किसको कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। बात आई फ्रांस की, याद रखिएगा फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों। और 26 जनवरी 2024 को मुख्य अतिथि थे। 26 जनवरी 2024 को यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। इस बात को याद रखेंगे साहब, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। ठीक है, अच्छा फ्रांस के साथ याद रखिएगा 2 रक्षा सौदा काफी फेमस है, अभी चर्चा में भी रहता है। एक राफेल को याद रखिएगा, राफेल सौदा किस देश से किया गया था? तो फ्रांस के साथ किया गया था। और एक और था, राइफल था, कौन सा? एडसॉल्ट था ना, अफीम जब खुला था वहाँ मेरठ में। हाँ, एडसॉल्ट राइफल। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, दिसंबर को। चलिए आगे बढ़े। क्या इतना बात आपको याद रखिएगा। और फ्रांस में याद रखिएगा अंगूर से सबसे अधिक शैंपेन शराब लिखा है आप लोग को। फ्रांस में सबसे अधिक शैंपेन शराब बनता है, इस बात को भी याद रखिएगा साहब। चलिए अगला है, यूएनओ के महासभा में इजराइल एवं हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए यूएनओ में जॉर्डन के राजदूत महमूद हमूद ने प्रस्ताव को पारित कर संघर्ष विराम का क्या किया? आह्वान किया है। अब सवाल ये से क्या पूछा जाएगा? आपको पता है इजराइल और हमास के बीच अभी भी युद्ध जारी है। तो इस युद्ध को विराम करने के लिए यूएनओ में एक प्रस्ताव लेकर के आया। किसके द्वारा लाया गया? जॉर्डन के द्वारा। अच्छा, जॉर्डन का कौन सा व्यक्ति किया था? यहाँ का। देखिए अब क्या होगा, पूछा ये जाएगा कि हाल ही में यूएनओ में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के लिए जो है सो संघर्ष विराम प्रस्ताव लाया? क्या बोलेंगे? जॉर्डन। या जॉर्डन का कौन सा व्यक्ति लाया? तो बोलेंगे उसका नाम महमूद हमूद। याद रखिएगा साहब, पूछा जा सकता है। अमरूद नहीं, ठीक है, अमरूद याद रखिएगा। और आपको पता है कि इजराइल और हमास के बीच जब युद्ध चल रहा था तो भारत सरकार वहाँ फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? कौन सा ऑपरेशन बताइए? अभी यूपी पुलिस में पूछा गया था ना, उस दिन भी चर्चा किया था हम लोग, ऑपरेशन अजय।
ऑपरेशन अजय, तो यही याद रखते हैं। बताइए, और जब रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा था तो भारत कौन सा चलाया था भारतीयों को निकालने के लिए? कौन सा ऑपरेशन? हाँ, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा। तो और अफगानिस्तान में जब तख्ता पलट हुआ था, अफगानिस्तान में जब तख्ता पलट हुआ था तो उस समय भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला था साहब? ऑपरेशन देवी, ऑपरेशन देवी। तो यही सब याद रखते हैं। हाँ, बताइए। अभी दोनों सवाल पूछा गया यूपी पुलिस में, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया है, और दोनों सवाल हम लिखाए हुए, एक ही जगह लिखाए हुए सब ऑपरेशन। तो सारा ऑपरेशन एक ही बार कर दिए हम, तो फिर भी आप लोग याद नहीं रखते। चल आगे बढ़े। टेबलेट आपको लिख दिए, आप घर पे खाइएगा, टाइम पर खाइबे नहीं करिएगा। कैसे आपको बोलते हैं कि जाके घर पे पढ़िए, टेबलेट दे दिए हैं तो टाइम टाइम पर खाया करिए, नहीं खाते तो आप नहीं जानिएगा तो बीमारी कैसे छूटेगा तब। चलिए साहब, पश्चिम बंगाल के शिक्षक दीप नारायण नायक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहब याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल के कौन? दीप नारायण नायक, और 130 देशों के शेष 10 शिक्षकों में इनको शामिल किया गया। याद रखिएगा साहब, पूरे दुनिया के 130 देश का जो है ना 10 शिक्षक जो है यानी टॉप 10 में ये शामिल थे। कौन? ये बंगाल के दीप नारायण, देख रहे हैं ये साहब दीप नारायण। तो देखिए बच्चा के साथ कैसे इनका जो है सो कॉम्बिनेशन है, देख रहे हैं। तो चलिए अगला साहब, बंगाल की बात आए तो बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बंद्योपाध्याय। इस पार्टी से है? टीएमसी से। याद रखिएगा इस बात को, क्लियर है। चलिए अगला याद रखिएगा। अच्छा बताइएगा, अभी हाल ही में जो है सो शांति निकेतन को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये पश्चिम बंगाल के किस जिला में है? बताइए। जिला नहीं है, लेकिन याद नहीं है, लेकिन याद है। हाँ, ये कौन मतलब हुआ? लिखाए हुए है ना? हाँ, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या है? हम ऑप्शन देख के पढ़ाए थे क्या? बताइए। तो इसी तरह बहादुरी के साथ और कर्नाटक के होशियार मंदिर को भी सूची में शामिल किया गया था 42वां रूप में। ये सब लिखाए हुए, सब पढ़ाए हुए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह बहादुरी के साथ याद रखना। कैसे आप लोग याद रख लेते हैं, हमरा समझ में नहीं आता, सर बता दीजिए, खुद नहीं याद आता। हाँ, बीरभूम जिला। चलिए, इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथन ने अपनी आत्मकथा मलयालम भाषा में शीर्षक नीलाबू कुदीचा सिंहांगल, क्या नाम है? नीलाबू कुदीचा सिंहांगल, यानी शेर जिसने चांदी पी ली, शेर जिसने चांदी पी ली हो। ठीक है, तो ये लिखा है और इनका ये प्रकाशन किया है। याद रखिएगा साहब। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा नीलाबू कुदीचा है? याद रखिएगा साहब, पूरा नहीं याद रखिएगा, याद रखिएगा नीलाबू कुदीचा, तो उसका इतना याद रखिएगा। ठीक है, और हिंदी में बोले शेर जिसने चांदी पी लिया। ठीक है, तो ये जो है सो इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन, उन्हीं की ये आत्मकथा है। और किस भाषा में लिखी गई है? महाभिवियाई हो गया साहब ये। ठीक है, याद रखिएगा। इसरो की बात आई है तो बताइए, इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। याद रखिए 15 अगस्त को। चलिए ठीक है, 15 अगस्त भी हम लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। अगला है साहब, भारत की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग यानी वर्टिकल विंड टनल की स्थापना सेना के द्वारा हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा, वर्टिकल विंड टनल ये पवन सुरंग बनाया गया जिससे पवन ऊर्जा जो है सो इसे प्राप्त किया जा सके। इसके लिए हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किसके द्वारा स्थापित किया गया? सेना के द्वारा। तो ये पहला है, तो याद रखिए, क्योंकि पहला वर्टिकल विंड टनल है, इसलिए करके इसको याद रखना है साहब कि पहला वर्टिकल विंड टनल कहाँ स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश के बकलोह। ठीक है, बकलोह में। चलिए याद रखिएगा, बकलोह में, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। भारत की सबसे पुरानी एवं बड़ी उद्योग संस्था फिक्की का FICCI
FCCI फिक्की, ठीक है। तो इसको फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कई बार आपको पूर्ण रूप भी पूछ देता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं अनीश शाह बने, कौन बने हैं? अनीश शाह बने हैं, जो किसके स्थान पर बने हैं? पांडा के स्थान लेंगे, याद रखिएगा, शुभ्रकांत पांडा के स्थान लेंगे। किसके अध्यक्ष बने? फिक्की के। किसके अध्यक्ष बने हैं? फिक्की के, याद रखिएगा साहब। कौन बने हैं? अनीश शाह। अगला है साहब 23 नवंबर 2023 को आयुष मंत्रालय, याद रखिएगा, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान परिषद के द्वारा चिकित्सकों के लिए अग्नि पहल, AGNI, अग्नि पहल, अग्नि का पूर्ण रूप क्या था? A से आयुर्वेद, G से ज्ञान, N से निपुण और नहीं पहल हो गया इसका इनिशिएट, ठीक है, इनिशिएट। इसकी शुरुआत जो किया गया किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। पूछा जाएगा कि हाल ही में अग्नि पहल जो शुरुआत किया गया है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? क्या बोलेंगे? चिकित्सा के क्षेत्र से। किस मंत्रालय के द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। इस बात को ध्यान में रखिएगा साहब, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा साहब, हाल ही में तुर्की किसका नाम हो गया है? तुर्की का, ठीक है, याद रखिएगा। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा। चलिए, भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर को हूती विद्रोहियों ने अपहरण कर लिया है। ये अपहरण लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों के द्वारा किया गया, याद रखिएगा साहब, काफी भी आई है। हाल ही में तुर्की से भारत आ रहे, मतलब तुर्की से कहाँ आ रहा था? भारत आ रहा था, ठीक है। तो ये लाल सागर में हूती विद्रोही है, हूती एक देश का नाम है, और वहां पर जो विद्रोही है वो क्या करता है कि ये लाल सागर में आतंक मचाता है, मतलब जहाजे को किडनैप कर लेता है, समझे, लूट लेता है। तो अभी हाल ही में जहाज जो है मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर, इसको क्या कर लिया गया है? अपहरण कर लिया गया है। पूछा जाएगा हाल ही में तुर्की से भारत आ रहे किस मालवाहक जहाज को हूती विद्रोही के द्वारा क्या कहते हैं? अपहरण किया गया, क्या बोलेंगे? गैलेक्सी लीडर के द्वारा, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, हूती विद्रोही के द्वारा, ठीक है साहब। इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है साहब। चलिए कितना पेज और बचल है? देश के नए 12वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन बन चुके हैं? श्री हीरालाल सिमरिया बने हैं, जो किसका स्थान लेंगे? किसका स्थान लेंगे? यशवर्धन सिन्हा का। याद रखिएगा साहब, ये मुख्य सूचना आयुक्त कौन बन चुके हैं? हीरालाल सामरिया। किसके स्थान पर बनेंगे? यशवर्धन सिन्हा। वर्ष 2024 में पुरुष अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप श्रीलंका में प्रस्तावित था, परंतु अब ये दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब जो पुरुष का अंडर 90 क्रिकेट होता 2024 में, ये श्रीलंका में प्रस्तावित था, लेकिन श्रीलंका सरकार जो है आर्थिक स्थिति जो है मजबूत नहीं होने के कारण, सुरक्षा बेहतर नहीं होने के कारण ये यहाँ करने के लिए मना कर दिया कि यहाँ पर श्रीलंका में हम नहीं करवा पाएंगे। इसीलिए करके अभी कहाँ पे होगा? दक्षिण अफ्रीका में। पूछा जाएगा पुरुष अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप अब कहाँ पे होगा? क्या बोलेंगे? दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा साहब। अगला है 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय कौन बन चुका है? कौन बने हैं? याद रखिएगा, इतना बात बस, बहुत ज्यादा नहीं, ऑनलाइन बचा हुआ। पॉलिश कंपनी, याद रखिएगा साहब, पॉलिश कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने मीका नामक पहले ह्यूमनॉइड रोबोट को कंपनी का CEO नियुक्त किया है। इस कंपनी में भागीदारी कोलंबिया के स्पिरिटी ब्रांड डिकॉर्डर की भी है, डिक्टाडोर की भी है। अब समझिएगा, समझ में आई बात है? ये जो देख रहे हैं ये रोबोट CEO, ये कौन है? ये रोबोट। और इस रोबोट का क्या नाम है? मीका। इसका नाम क्या है? मीका। ये लड़की है, ठीक है, इसका नाम है मीका। क्या नाम है इसका? मीका। ये रोबोट है। और ये जानते हैं, ये जो है ना, ये हैंसन रोबोटिक्स जो कंपनी है, ठीक है, इसका ये जो बना है ना, ह्यूमनॉइड रोबोट की कंपनी है, मतलब ये कंपनी रोबोट ही बनाती है। ये कंपनी क्या करती है? रोबोट ही बनाती है। और ये कंपनी क्या की है कि मीका नामक एक लड़की का निर्माण किया और ये अपने कंपनी का इसको CEO नियुक्त कर दिया है। ये CEO बन गई है, मतलब टोटल इसका लेखा जोखा जितना भी है ना, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर इसको बोलते हैं, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर बोलते हैं। अब ये इसका CEO बन चुकी है। समझ आइए, एक रोबोट अब क्या बन चुकी है? CEO बन चुकी है। समझ में आए कि नहीं है? मुझे लगता है दुनिया का अजूबा चीज है।
तो पूछा नहीं जाएगा क्या? क्या पूछा जाएगा बताइए? तो नाम याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? मीगा। और किस कंपनी का सीईओ बना है? हैंसन रोबोटिक्स। और इसमें और कौन कंपनी शामिल है? स्प्रिंग ब्रांड डिक्टाडो, याद रखिएगा। क्या बोले? न्यूज वाला है वो नेट से डाउनलोड किए हैं ना, नेट से डाउनलोड किए हैं। पिक तो हम थोड़े रोबोट बना दिए घर में, सुबह थोड़ी है। तो कहीं ना कहीं नेट से ही लाए हैं। चलिए, बोंगो सागर युद्धाभ्यास। आपको पता चल गया ना युद्धाभ्यास पूछा जाता है? पता चला कि नहीं चला? चल गया ना, इसे लेकर के याद रखिएगा। बोंगो सागर किसके कहाँ हुआ? पहला नंबर तो विशाखापट्टनम। बोंगो सागर का हुआ विशाखापट्टनम। भारत और किसके बीच? बांग्लादेश के। अभी संप्रीति भी बोले थे बांग्लादेश के बीच, अभी मैत्री भी बोले थे बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश के क्या कहते हैं पीएम का नाम? शेख हसीना। क्या नाम है? शेख हसीना, याद रखिएगा साहब, ठीक है। चलिए अगला, पुर्तगाल के पीएम एंटोनियो कोस्टा। भ्रष्टाचार होगा, क्या लिखा गया होगा? भ्रष्टाचार के आरोप के चलते राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा को अपना पद से क्या कर दिया? इस्तीफा सौंप दिया। समझ में आई बातें कि नहीं आई? नहीं समझ में आया? बात ये है कि पुर्तगाल का जो प्रधानमंत्री है ना, उसका नाम है एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। पुर्तगाल का जो राष्ट्रपति है उसका नाम है मार्सेलो रेबेलो डिसूजा। क्या नाम है? मार्सेलो रेबेलो डिसूजा। क्या बोलेंगे? मार्सेलो रेबेलो डिसूजा, ठीक है। तो ये इस पर लगा, प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, साबित नहीं हुआ। और ये प्रधानमंत्री जो है ना, भ्रष्टाचार का आरोप लग गया तो ये क्या कर दिया? राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दिया। समझ में आई बात कि नहीं है? तो पूछा जाएगा अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया? क्या बोलेंगे? पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। कहाँ है? लिस्बन। और भारत आने वाला पहला विदेशी कौन था? भारत आने वाला या भारत का खोज करने वाला कौन था? वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। कब भारत आया था? 17 मई 1498। 17/5/1498 बोलेंगे, ठीक है। 9/8/17, 4/1/5। पीछे वाला जोड़िएगा तो दिन निकल जाएगा, आगे वाला जोड़िएगा तो महीना निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे है, आईसीसी वर्ल्ड कप के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज बने हैं। इसे बांग्लादेश के खिलाफ टाइम आउट किया गया। पूरे क्रिकेट के इतिहास में ये पहला खिलाड़ी है जो टाइम आउट हुआ है। टाइम आउट का मतलब पूछते हैं, जो बैट्समैन होता है उसको टाइम दिया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर आउट हुआ है ना खिलाड़ी, तो वो बाहर जाएगा और आपको इतना देर के अंदर में आना है। उसमें शायद 3 मिनट या 5 मिनट का टाइम होता है, 2 मिनट का होता है। तो वो उतना देर में अपना खेलने के लिए आ जाएगा ग्राउंड में। लेकिन उससे ज्यादा अगर लेट किए आपको बिना क्रिकेट खेले ही कहा जाएगा आउट है। समय नहीं है तो साकिब अल हसन करवा दिया। हाँ, तो इस तरह से ये क्या हो गया? टाइम आउट हो गया। किस देश के खिलाफ? बांग्लादेश। और क्योंकि पूरे इतिहास में ऐसा आज तक क्रिकेट के इतिहास में नहीं हुआ था, इसलिए करके याद रखिएगा साहब। और वो भी वर्ल्ड कप में हो गया था, इसलिए करके इसको ध्यान में रखिएगा साहब। कौन खिलाड़ी का क्या नाम है? एंजेलो मैथ्यूज। भले आउट हो गया, नाम दर्ज हो गया इसका, है कि नहीं? हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के कच्छ में अपनी पहली नवीकरणीय योजना दया पार पावर परियोजना, याद रखिएगा क्या? दया पार पावर परियोजना 50 मेगावाट का शुरू किया। पूछा जाएगा दया पार परियोजना किस राज्य में शुरू हुआ है? गुजरात। किस कंपनी के द्वारा? तो एनटीपीसी के द्वारा। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। कितना मेगावाट का? 50 मेगावाट। ठीक है साहब। चलिए, हाल ही में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके मूर्तिकार जो थे वो प्रमोद कांबळे थे। याद रखिएगा साहब, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है और वहाँ सचिन तेंदुलकर का विशाल जो है सो प्रतिमा बनाया गया है।
और उस प्रतिमा का जो निर्माण किया है प्रमोद कांबळे किया है। पूछा जाएगा कि सचिन तेंदुलकर का जो विशाल प्रतिमा है किस स्टेडियम में लगाया गया, क्या बोलेंगे? वानखेड़े स्टेडियम। क्या बोलेंगे? वानखेड़े स्टेडियम। याद रखिए, कहाँ है वानखेड़े? मुंबई। कई बार तो ये भी पूछ देता है कि बताइए स्टेडियम कहाँ है, तो याद रखिएगा। अब फिरोज शाह कोटला कहाँ है? दिल्ली में। अरुण जेटली ओकरे नाम चेंज हो गया। फिरोज शाह कोटला जो था ना स्टेडियम, उसका नाम चेंज हो गया, अरुण जेटली स्टेडियम हो गया, याद रखिएगा। ठीक है। ईडन गार्डन कहाँ है? मोहाली स्टेडियम कहाँ है? पंजाब कहाँ है? हाँ, चंडीगढ़ पंजाब। चलिए बहुत बढ़िया, सबको याद है, क्रिकेट स्टेडियम सब याद रखता है। और मोटेरा स्टेडियम लखनऊ। मोटेरा गुजरात में है ना, तो मैंने यही याद रहता है। हाँ, चलिए आगे। आप प्रमुख दिवस भी साहब हमको याद रखना पड़ता है। अभी आप गए थे तो राष्ट्रीय बालिका दिवस आपसे पूछा था, पूछा था ना? इसके अलावा क्या पूछा था? मजदूर दिवस पूछा था। तो दिवस पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। 7 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, याद रखिएगा साहब। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस पर? क्योंकि ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री पूछा जाएगा। कब से मनाया जाता है? याद रखिएगा साहब, एकदम याद रखना है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और कई बार शिक्षक दिवस, इसमें कंफ्यूजन रहेगा। याद रखिएगा, शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अगर पूछा जाएगा शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपको फटाक से बोल देना 5 अक्टूबर, ठीक इसके 1 महीना के बाद। लेकिन शिक्षा दिवस पूछा जाएगा 11 नवंबर। और जानते हैं, जब अगर ये पूछा जाएगा तो ये दोनों ऑप्शन में जरूर रहेगा, एकदम हर हाल में रहेगा, ताकि आप शिक्षा को ना शिक्षक पढ़ लीजिए और मान दीजिए 5 सितंबर। समय की नहीं है, ये बीएड का एंट्रेंस जब हुआ था 2018 में, तो यही सवाल दिया हुआ था। समय की नहीं है, और बहुत से बच्चा उसमें 5 सितंबर मार करके आया। हल्के वाला ने गलती होता, जिसको हम हल्का समझते हैं ना, वही गलती होता, आप समझते नहीं है। चलिए, 14 नवंबर को बाल दिवस जाता है, बाल दिवस याद रखिएगा, नेहरू जी के जयंती, ठीक है। और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, यानी डायबिटीज डे, 14 नवंबर को याद रखिएगा। बाल दिवस याद रखिएगा, बाल दिवस में ना टीचर लोग क्या बांटता है? चॉकलेट। और चॉकलेट जो ही खाएगा मीठा चीज क्या हो जाएगा? मधुमेह। इसीलिए हम नहीं बांटते हैं। समय नहीं है सर, समय नहीं है, इसीलिए करके नहीं बांटते हैं ना। पिछला है डायरी में हम ये लाए थे। समय नहीं है, याद रखेंगे 14 नवंबर को ही बाल दिवस और 14 नवंबर को ही मधुमेह दिवस, याद रखिएगा। ठीक है साहब, चलिए याद रह जाएगा ना, मधुमेह दिवस याद रह जाएगा। अच्छा, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इंसुलिन का जो खोजकर्ता थे फ्रेडरिक, इंसुलिन के खोजकर्ता फ्रेडरिक, इन्हीं के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। आपको पता है कि मधुमेह क्यों होता है? इंसुलिन की कमी के कारण, इंसुलिन के कमी के कारण। अगर इंसुलिन अगर कम हो जाएगा तो शर्करा का पाचन नहीं हो पाता है, चीनी का पाचन नहीं हो पाता, फिर आपके ब्लड में चला जाता है ये शर्करा और आप डायबिटीज का पेशेंट हो जाते हैं फिर। ठीक है, चलिए साहब, बहुत बढ़िया। अगला 15 नवंबर को बिरसा मुंडा दिवस कहते हैं, बिरसा मुंडा दिवस। और इसी दिन झारखंड का स्थापना दिवस है, और इसी दिन जनजातीय गौरव दिवस भी है। और कब से मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस 2021। बहुत बढ़िया। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस बताइए 3 मई को कब मनाते हैं? 3 मई को, याद रखिएगा। और प्रेस की स्वतंत्रता में भारत का स्थान, प्रेस स्वतंत्रता में बताइए 161वां, 180 देश में 161वां। इसका मतलब ये हुआ कि जो देश 180 स्थान पे होता होगा वहां पर मीडिया का कोई स्वतंत्रता नहीं है। वो समझिए कि सीधा ना सरकार का ना बड़ाई करता होगा, सरकार का चाटुकार होगा, सरकार का गुलाम होगा। मीडिया का काम है स्वतंत्र छापना, लेकिन वो गुलाम होगा। और भारत में आप देख सकते हैं कि 161वां स्थान बहुत बहादुरी के साथ आ गया। ठीक है नहीं, जैसे कि
इसलिए आ गया क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत में भी बहुत सारे मीडिया है जो चाटुकारिता सरकार से कभी देखिए, सरकार बढ़िया हो खराब हो, लेकिन सवाल हमेशा किससे होना चाहिए? जनता से। सरकार से होना चाहिए, जनता से। सरकार से होना चाहिए, ना कि विपक्ष से होना चाहिए। लेकिन कितना बढ़िया काम कर ले, मीडिया का काम होता है कि उस सही काम में गलत काम को खोज करके सवाल करना सरकार से। लेकिन आजकल की मीडिया क्या करती है, देखते करते हैं हम कैसे है कि नहीं, दरबार में जो है सो दरबारी मीडिया हो गया है कि नहीं, एकदम खाली भक्ति करने पर उतर गया। जैसे कि आप देखते हैं लाज तक देखते होंगे, लाज तक चैनल देखते हैं, उसको हम लाज तक कहते हैं। थोड़ा लाजे नहीं है, अब सरकार से सवाल नहीं पूछता है, उसको बोलते हैं लाज तक। अब जितना उस पर बैठती है, एक को सवाल सरकार से पूछती है तो एक भी नहीं जो है सो पूछती है सवाल। तो कितना बढ़िया सा किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी हो, लेकिन मीडिया का जो काम है वो अपना काम करना चाहिए। काम सही भी है, लेकिन उसमें गलत काम को ढूंढना ताकि वो भी सही हो जाए। लेकिन क्या करिएगा, देखते हैं मीडिया का काम ऐसा है कि कृषि बिल ला दिया केंद्र सरकार, तो मास्टर स्ट्रोक, मोदी का मास्टर स्ट्रोक। कृषि बिल खत्म कर दिया, मोदी का मास्टर स्ट्रोक। मैंने लाया फिर भी मास्टर स्ट्रोक, खत्म कर दिया फिर भी मास्टर स्ट्रोक। नोट बदल दिया, मास्टर स्ट्रोक। 2000 ले रहा है फिर मास्टर स्ट्रोक, 2000 जमा कर रहा है ना। मैंने देखिए कौन सही है कौन गलत है उसको खुद नहीं पता चलता है, बताइए। इसलिए अभी जो बता रहे थे ना, एक है चौधरी, सुधीर चौधरी। हाँ कौन चौधरी है? चौधरी है वो, हाँ, वो ऐसा न्यूज दिखाएगा कि मत पूछिए। उसका विश्लेषण डीएनए होता है उसका, नहीं डीएनए विश्लेषण, मत पूछिए। चलिए अगला देखिएगा साहब, याद रखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता में भारत का स्थान 100। हाँ 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिन निकला, वो दिन जो है देख रहे हैं पुरुष का क्या हाल है। महिला के लिए कितना दिवस है, बढ़िया बढ़िया दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, अभी पिछले भी था आपको, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है ना, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब देखिए महिला हो गई तब दिवस मनाया जाएगा, बालिका है तब दिवस मनाया जाएगा, राष्ट्रीय अलग मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अलग बनाया जाएगा। अब पुरुष के लिए ये वो दिवस बनाया, शौचालय थे बढ़िया लग रहा है, देख रहे हैं। खाओ क्या करिएगा, क्या करिएगा, पुरुष का हालत देख रहे हैं। कम से कम एक दिवस था, बढ़ा देता शौचालय दिवस 20 तारीख को कर देता, कौन जरूरी था? 26 नवंबर को संविधान दिवस, या इसी को बोलते हैं विधिक दिवस, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था। इसीलिए करके 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा 26 जनवरी भी निकल रहेगा और आप गलती कर दीजिएगा, याद रखिएगा उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा साहब, चलिए आगे है साहब, आगे प्रमुख निधन। कुछ लोग मरने के बाद भी जीके बना के जाते हैं, एक आत्मा शांति कभी नहीं मिलेगा, मर गया ऊपर से अपना बोझ दे कर देगा, बताइए। कोई नेता घूमने गया तो उसको याद रखिए, केकरा जोर घूमने गया वो याद रखिए, कहाँ कहाँ घूमा वो याद रखिए, बताइए। कहीं दीप जला दिया तो क्या को दीप जलाया वो याद रखिए, बताइए, उतना दीप याद रखिए, बताइए। कोई मर गया तो याद रखिए, कोई जी गया तब याद रखिए, है कि ना। कोई हुकुकी पर है हॉस्पिटल में के बैठा है, समझ कि नहीं है, बताइए। तो मैंने कुल मिला करके करेगा ही सब, और अपना बैठ के क्या करना है, याद करना है। क्या करिएगा, जीवन मने ना खराब करके रख ले सब, लेकिन आत्मा भगवान नरक महानरक भेजिएगा, समझ कि नहीं। सही बोल रहे हैं। नौकरी किया जीवन भर अपने, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश,
फातिमा बीबी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। बताइए, नाम कमाई अपने, पैसा कमाई अपने, याद रखना किसको पड़ रहा है? बांट के दे दी थी, याद रखने के लिए। बताइए, फिर भी याद रखना पड़ता है, क्या करिएगा? चलिए फातिमा बीबी, हाँ चलिए फातिमा बीबी, इनका अभी जो है ये सूत्र ग्रह पे पहुंच चुके हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश थे और ये कब नियुक्त हुए थे? 1989 पहली महिला न्यायाधीश। याद रखिए। सुब्रत राय, याद होगा, सहारा समूह, सहारा याद है? उसका पैसा भाग गया, याद है ना? बेचारा देखिए कितना परेशान था, जब डूब गया बेचारा, मर गया सदमा से। सुब्रत राय सहारा वाला तो बढ़ गया ये, तो याद रखिएगा। सुब्रत राय की भी मृत्यु हो गया, सहारा समूह के संस्थापक, काफी लाइट में रहा था अभी सहारा, याद रखिएगा। अच्छा, एस वेंकट रमन, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर, 1990 से 92 तक के गवर्नर। हाँ, ये सब ऊपरे के लिखा है, सब ऊपरे के लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। पी वत्सला, ये मलयालम के उपन्यासकार है। इतना बात याद रखिएगा सब। चलिए, ये जनवरी का करंट अफेयर आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। इसलिए जब मॉडल का लोग तो लास्ट में रखते हैं, चलिए अब आपका फरवरी का करंट अफेयर करवा देंगे। चलिए।